और जानते होंगे अच्छी खासी इकोनॉमिक्स के बारे में। एनीबडी नोज अबाउट आर्थिक मंदी के क्यों आती है? क्या कह रहे हो? हाँ जी सर बताएं। ओके, जब महंगाई बढ़ जाती है तो आर्थिक मंदी आ जाती है। महंगाई बढ़ने का कारण साहब? पैसे में गिरावट। ओके, यस, क्या नाम बताया साहब ने? अजीत साहब ने बताया कि मुद्रा मुझे नहीं, मुद्रास्फीति जब गिर जाती है तो परेशानी आती है। राइट, मैं आपको थोड़ा सा गौर करना चाहूंगा, आपको जहन आपका थोड़ा खोलना चाहूंगा कि परेशानी कब आती है। मान के चलते हैं यहाँ पे साहब किसी की दुकान है, यहाँ पे कोई जो दुकान साइड बाय साइड चलाता हूँ सब जी। क्या नाम है साहब आपका? मुरारी। हाँ, मुरारी साहब, कहाँ पे है आपकी दुकान? खोड़ा कॉलोनी, नोएडा। खोड़ा कॉलोनी नोएडा के अंदर। किस चीज की दुकान है साहब? पीएमएस रिटेल मार्ट है और मोबाइल शॉप। रिटेल मार्ट है, क्या बात है साहब, मुबारक। देखिए साहब, अब इन्होंने ना एक काम शुरू किया, मुरारी साहब ने, बैठ जाइए, थैंक यू वेरी मच। मुरारी साहब ने काम शुरू किया, एक दुकान खोली किसी भी चीज की, फॉर एग्जांपल कोट की खोली, प्रोडक्ट की खोली, किसी भी चीज की एक इन्होंने दुकान खोली या कोई काम खोला। वो किस लिए खोला कि ये चलना चाहिए या बंद होना चाहिए? ओके, मतलब चलना चाहिए, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक हो और इनके सपने भी पूरे हों। इन्होंने तो खोल दिया और वो चल पड़ा साहब, और वो ऐसा चला और ऐसा चला कि आस पड़ोसी लोग, सारे लोग देखते रहे, ओए क्या बात है, इतना जबरदस्त चल गया, ये तो कामयाब हो गया, घर भी मिल गया, गाड़ी भी मिल गई, अब बच्चों की एजुकेशन भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अब इनके जानने वाले लोग, जितने भी लोग हैं, वो इनको देख के प्रभावित होंगे या नहीं होंगे? राइट। अब इन्होंने काम खोला था, फॉर एग्जाम्पल जूतों का काम, कोट का काम, या इन्होंने दुकान खोली थी जिसमें सारा सामान मिलता है, वो दुकान चल पड़ी। अब देखिए साहब, इन्होंने एक दुकान खोल ली। कहां पे रहते हैं सर, क्या बताया था? खोड़ा कॉलोनी। अब साहब इन्होंने खोड़ा कॉलोनी शुरू कर दिया। अब इनके जितने भी जानने वाले लोग हैं, 100, 200, 500, 1000 लोग, ये उनके आइडियल बन गए। अब उन्होंने क्या करना, जो जिनके आइडियल बन गए, उन्होंने भी ना सोचा कि जब ये कामयाब हो सकते हैं तो हम भी कामयाब, हम क्यों ना शुरू करें। अब देखिए साहब, ये इन्होंने कामयाब यहां से होना शुरू किया, इतनी सारी चीजें और दुकानें खुल गई। अब ये क्या करते थे कि जिस जगह से ये सामान बनवाते थे, मैन्युफैक्चरर से जहां से ये सामान बनवाते थे, वहां पे कॉस्ट आती थी, मान के चलते हैं 10 रुपए की एक चीज आती थी, ये उसे 100 रुपए में लेते थे, मतलब 100 रुपए में बेचते थे, तो 90 रुपए का प्रॉफिट कमाते थे। इसलिए ये आगे निकल गए। और ये चीज शुरुआती दौर पे थी। किस दौर पे थी? ये शुरुआती दौर पे थी। 10 रुपए की चीज ये 100 रुपए में बेचते थे और 90 रुपीज का मार्जिन कमाते थे साहब। अब क्या हुआ? अब हुआ क्या कि और लोगों ने दुकानें खोलनी शुरू कर दी, और लोगों ने वही सामान, कोट पैंट जो भी है, बहरहाल किसी भी चीज का, ये और दुकानें खुलनी शुरू हो गई। अब देखिए साहब, मैन्युफैक्चरर जो बनाने वाला है, जिसे बनाना कहते हैं, बनाने वाला जो है वो लिमिटेड है। 10 कंपनियां बनाने वाली हैं, 100 कंपनियां बनाने वाली हैं, उतने ही मार्जिन में बना रही हैं, और जो कंज्यूमर है वो भी लिमिटेड है साहब। उस एरिया का तो लिमिटेड है ही। उस एरिया में मान के चलते हैं 1 लाख लोग लेते हैं और 1 लाख की खपत ये कर देते हैं अकेले। अब 10 दुकानें और खुल गई। अब क्या होगा? वो जो 1 लाख लोग हैं वो कितने लोगों में डिवाइड हो जाएंगे? 10 लोगों में। अब देखिए, इन्होंने तो पूंजी लगा दी और लोगों ने भी पूंजी लगा दी उस 1 लाख के कैलकुलेशन के हिसाब से, कि साहब 1 लाख लोग हैं तो हमारी जो बनाई आनी चाहिए, मैन्युफैक्चर आना चाहिए, 1 लाख के हिसाब से बननी चाहिए। इन्होंने भी बना ली। मैं कम के लिए लेता हूं साहब, थोड़ा कैलकुलेशन हल्की लेते हैं। मान के चलते हैं 100 पीस बनवाते हैं और 100 पीस ही खरीदने वाले लोग हैं उस एरिया के अंदर, और अकेले बेच रहे थे, पैसे कमा रहे थे। लेकिन अब 10 लोग आ गए, 10 लोग अब 100 बनवा रहे हैं, तो उन 10 लोगों का भी पैसा लगा नहीं लगा? राइट। लेकिन खरीदने वाले कितने हैं? 100 के 100 हैं। खरीदने वाले 100 के 100 ही हैं, लेकिन बेचने वाले 10 और खड़े हो गए हैं। तो अब क्या होगा साहब? कंपटीशन होगा। अब किस चीज में गड़बड़ होनी शुरू होगी, सबसे पहले बताएं। सबसे पहले ये जो 20-10 रुपए की चीज थी, शायद ये 5 में खरीदनी शुरू कर देंगे। ये शायद ये क्वालिटी में कंप्रोमाइज करेंगे या फिर चोरी करना शुरू करेंगे टैक्स की। मैं एक छोटा उदाहरण देकर समझा रहा हूं आपको, ताकि अमेरिका में आर्थिक मंदी और इंडिया में आर्थिक मंदी कैसे आती है। अब क्या हुआ, जब टैक्स की चोरी होनी शुरू होगी, क्वालिटी में कंप्रोमाइज होना शुरू होगा, ये समस्या शुरू हो गई साहब। अब जब ये समस्या शुरू होगी तो क्या होगा कि कोई भी शख्स, वो जो 10 लोग हैं, ये जो 10 लोगों ने दुकानें खोली हैं, ये गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहेंगे? नहीं साहब। क्यों? क्योंकि इनका पैसा पहले ही ब्लॉक हो गया है और गवर्नमेंट कह रही है पैसा दो, आपने काम तो खोल लिया, भाई साहब टीडीएस भरो,
रिटर्न दो, सेल टैक्स भी दो और ये भी दो। अब ये क्या करेंगे, ना चाहते हुए भी इन्हें गलत काम करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी, क्योंकि फंस गया है, पैसा फंस गया है। अब होता क्या है कि ना, जब ये चीज बड़े लेवल पे हम बात करें, पूरे वर्ल्ड लेवल में बात करें, जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज खुल जाती हैं, एक ही चीज को कस्टमर लिमिटेड होते हैं और सप्लायर मतलब खरीदने वाले उतने ही होते हैं और बेचने वाले बहुत सारे हो जाते हैं, तो क्या आ जाता है, कंपटीशन आ जाता है। अब कंपटीशन आता है तो पैसा ब्लॉक हो जाता है। जब पैसा ब्लॉक हो जाता है तो दोस्तों जो इकोनॉमिक होती है, चाहे वो हिंदुस्तान की हो चाहे वो अमेरिका की हो, क्योंकि अब गवर्नमेंट के पास पैसा जा नहीं रहा, पब्लिक का पैसा जा नहीं रहा। जब तक पैसा रोटेट नहीं होगा तब तक ना तो गवर्नमेंट कुछ कर पाएगी, ना आपके लिए वो ब्रिज बनवा पाएगी, ना आपके लिए मॉल बनवा पाएगी, ना वो आपके पीएसके बनवा पाएगी, ना आपके लिए रोड बनवा पाएगी, और हां कुछ नहीं हो पाएगा जब तक पैसा सर्कुलेट नहीं होगा। अब पैसा जहां रुका, चाहे वो पीएम के हाथों में रुक गया, चाहे वो लोग पैसा रोक लें, चाहे पब्लिक पैसा रोक ले, पैसा ब्लॉक हो गया। जब पैसा ब्लॉक हो जाता है तो इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता है साहब। अब जब ये दिक्कत आई तो अमेरिका में बैठना शुरू किया जो विश्व मतलब जो फाइनेंस एडवाइजर होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं कि चलो भाई क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, इसकी हल कैसे करें। अब हल साहब कैसे निकला, न्यूट्रलाइट जो एक नाम है, इन्होंने कंसेप्ट लिया था। तो सबने कहा कि छोटे मोटे ना बिजनेस चल रहे हैं, उसमें से हमें कंसेप्ट उठाते हैं ताकि इसका तोड़ हो सके। इसका तोड़ कैसे आएगा, पैसा कैसे निकलेगा लोगों की जेब में से, क्योंकि लोग तो बैठ गए हैं। अब जो जिनके पैसे लग गए, ब्लॉक हो गए, वो भी पैसा ज्यादा लगाने के लिए तैयार नहीं है। इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी रोशनी डलवाना चाह रहा हूं आपको मैं, कि ये इंडस्ट्रीज क्या चीज कर सकती है और क्या करती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो साहब हुआ क्या कि उन लोगों ने गौर किया। अब एक कंपनी थी, मैं आपको बताऊं, एक आई फॉरगॉट द नेम, एक बर्गर बनाने, एक दो शख्स थे जो बर्गर बनाया करते थे उस, यस, मैकडी से पहले की बात बता रहा हूं मैं। उन्हें कहां से ये कंसेप्ट आया कि उन्होंने ना बर्गर बनाते थे, वो ब्रेड के अंदर पीस लगा के और वो सेकते थे, बर्गर बनाते थे और बर्गर बेचते थे। अब उनके दिमाग में ये आया कि मैं तो वैसे ही बेचता हूं जैसे नॉर्मली बिकते हैं, तो क्यों ना हम एक काम करता हूं मैं कि वो जो शख्स मेरे पास आएगा वो एक बर्गर तो खाएगा, साथ साथ में मैंने एक बोला कि भाई अगर तुझे ना अच्छा लगे तो ना अपने पड़ोसी को, मामा को, ताऊ को, चाचा को यहां लेके आ जाइयो और यूं बताइयो कि अगर अगली बार मैं एक बर्गर खरीदूंगा तो तुझे एक बर्गर मैं फ्री दे दूंगा। अब बताओ आपको अगर ऐसा मिलना शुरू हो जाए कि बाय वन और गेट वन, ये तो आज की बात है, ये उस टाइम पे सिर्फ 40 साल पहले चीज शुरू हो गई थी कि एक चीज खरीदो और दूसरी चीज फ्री। अब एक बर्गर वो खरीद रहा है और साहब दूसरा बर्गर फ्री मिल रहा है। आपको अगर आपको ऐसा मिलना शुरू हो जाए तो क्या होगा, आप भी ऐसी करोगे, मैं भी ऐसी करूंगा। यार एक मिल रहा है तो भाई दो दे दे, पांच दे दे, पांच फ्री दे दे मुझे, फ्री के लिए मैं पहले चला जाऊंगा। तो ये क्या हुआ साहब कि लोगों से जेब से ना पैसा निकलना शुरू हुआ और ये कंसेप्ट ना धीरे धीरे क्या हुआ, दिस इज व्हाट द नेटवर्किंग इज ऑल अबाउट। जिस तरह से एक बर्गर से दो से चार, अगर तू 5 लोगों को बर्गर दिलाएगा तेरे 2 बर्गर फ्री, अगर तू 10 लोगों को बर्गर दिलाएगा तुझे 3 बर्गर फ्री, उसके हिसाब से पैसा कन्वर्ट हो गया। उस आइडिया को लिया गया कि व्हाई डोंट वी स्टार्ट दिस, कि हम इसको एक कंसेप्ट में डालते हैं। दोस्तों यहां से नेटवर्किंग की शुरुआत हुई और ये न्यूट्रलाइट फूड कंपनी ने शुरुआत करी थी, जो एमवे है नो डाउट, और उन्हें ये बात पता थी कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम इस सिस्टम को धीरे धीरे लेके आएंगे तो आज नहीं कल ये आर्थिक स्थिति को खत्म कर देगा। और दोस्तों सच बताऊं, सिर्फ इसी कंसेप्ट ने धीरे धीरे जब ये नेटवर्क बढ़ता गया, 2 से 4, 8 से 16, 32, 64, 128, 256 मेंबर बनाने वाला काम ये इसने नाम ले लिया, चेन सिस्टम इसने नाम ले लिया। दोस्तों इसी ने दोस्तों पूरे वर्ल्ड की आज इकोनॉमिक को संभाल रखा है। अगर मैं देखूं तो आज हिंदुस्तान में बहुत कम लोग इस विषय के बारे में जानते हैं कि ये चीज कंसेप्ट है क्या, कितना पावरफुल चीज है। आपको एक बात बताता हूं, इंडिया में भी अभी पिछले 1.5-2 साल पहले, 3 साल पहले आर्थिक मंदी आई थी, आपको पता है, जब शेयर्स मार्केट बिल्कुल डाउन हो गई थी, 14 बहुत ज्यादा परेशानी आ गई थी। तब आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि एमएलएम इंडस्ट्री ने, नेटवर्क इंडस्ट्री ने इसको संभाला था। क्यों? एक तो आरबीआई है और दूसरा सेक्टर होता है इंश्योरेंस सेक्टर। पैसा जो बैंकों में आता है साहब, आप ही का पैसा और हमारा पैसा या तो आरबीआई के पास रहता है या इंश्योरेंस सेक्टर के पास, जो लॉ और कानून बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू उस टाइम पे सारी कंपनियों का हाल खराब हो गया था। लेकिन दोस्तों आपको सच बताता हूं मैं आपको कि उस 2 साल के दौरान, उस पूरे साल के अंदर अगर किसी ने रेवेन्यू इंश्योरेंस सेक्टर को 60% दिया था तो वो नेटवर्क इंडस्ट्री थी दोस्तों उस टाइम पे। लेकिन मतलब आर्थिक स्थिति, मतलब परेशानी के वक्त नेटवर्क इंडस्ट्री आपको रेवेन्यू दे रही है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता, शायद आपको जो पे आउट मिल रहा है उसका शायद टीडीएस काट के आपको पैसा मिलता है। एम आई राइट और रॉन्ग? मतलब हम पहले टैक्स दे देते हैं,
कि भाई पहले काट लो, उसके बाद हमें पैसा दे दो। और बावजूद इसके कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, बावजूद इसके कि हम कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये बात दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात ना वर्ल्ड के अंदर जो एमबीए कराए जाते हैं उसके अंदर एक चैप्टर है, उसमें ये सारी चीजें डिटेल बताई गई है। अगर कोई मास्टर ऑफ बिजनेस कोई एमबीए करता हो तो उसे पता होगा नेटवर्क इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या है, पावर क्या है। और आज बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां इसमें ना एंटर करने के लिए तैयार हैं। और अभी अगले 2 सालों के अंदर आपको नहीं पता कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आएंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम कहां पे होंगे उस टाइम पे। आपको एक बात बताता हूं, यस, सवाल ये उठता है कि उस टाइम पे जो सबसे बड़ी कंपनी होगी उसी से बात की जाएगी कि यस दिस इज व्हाट माय प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट, आप हमारे साथ आए और इस तरह से प्रमोट करें। आपको एक बात बताऊं कि न्यू एरा, अगर मार्केट में एक सिस्टम चल रहा है, न्यू एरा वो सिस्टम लेके आया हुआ है, परफेक्ट मार्केटिंग सॉल्यूशन न्यू एरा एक नया युग लेके आए हैं कि आम चीज, आटा, दाल, चावल, चीनी, हर चीज अगर एक जगह से मिले और उसी से इकोनॉमिक हम हिंदुस्तान की संवार सकें। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में अभी तक किसने इतना बड़ा कदम उठा लिया है जो कदम आपने उठा लिया है। अभी तो लोगों को इस बारे में पता नहीं है कि परफेक्ट मार्केटिंग सॉल्यूशन न्यू एरा और नेटवर्क इंडस्ट्री से आगे चल रही है दोस्तों। क्योंकि अगर आप न्यूज सुनते हैं तो रिटेल मॉल के ऊपर ना लड़ाइयां चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, लेकिन वो समस्या के ऊपर इतनी बात चल रही है। लेकिन ऑलरेडी वी हैव इस परफेक्ट मार्केटिंग सॉल्यूशन, आपने वो कदम उठा लिया है जो लोग अभी अगले 5 साल बाद उठाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों से बहुत आगे हो। आने वाले टाइम में कोई कंपनी हिंदुस्तान में रहे या न रहे, लेकिन परफेक्ट मार्केटिंग सॉल्यूशन न्यू एरा सितारों की तरह चमकेगा दोस्तों। अब सवाल ये उठता है कि हम उसमें उस वक्त में अगले 2 साल 3 साल 5 साल में हम होंगे या नहीं होंगे। सवाल ये उठता है हम काम करेंगे नहीं करेंगे। सवाल ये उठता है कि हम कितना डेडिकेटेडली इस सिस्टम को आगे ग्रो करके लेके जाएंगे। क्योंकि एक नियत, जिसे ने बताया था कि प्रमोटर का नाम नहीं जानते शायद, आसिफ साहब, जिनकी नियत होती है 2 चीज, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी परिवार, कोई समाज और कोई इंडस्ट्री और कोई देश, दोस्तों वो 2 चीजों की वजह से ना आगे बढ़ता है। पहली चीज होती है दोस्तों काबिलियत और दूसरी चीज होती है नेक नियत। पहली चीज और दूसरी चीज नेक नियत। ये 2 चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी समाज को, किसी भी परिवार को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को और किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए। ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। अब दोस्तों साहब सवाल यह उठता है कि हम जिस परिवार में हैं, परफेक्ट मार्केटिंग सॉल्यूशन में हैं, क्या ये 2 चीजें वहां पे हैं? बिल्कुल है, ये 2 चीजें वहां पे हैं। पहली चीज नेक नियत और दूसरी चीज काबिलियत। यहां पे वो लोग हैं जो इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, पिछले 15 सालों से 12 सालों से बहुत अच्छी तरह से जिन्होंने रीड किया हुआ है इसे और इसकी गहराई जानते हैं। पहली चीज तो इसका मतलब उन्हें पता है कि नेटवर्क इंडस्ट्री क्या है। दूसरी चीज नेक नियत। दोस्तों नेक नियत है जिसकी बदौलत आज आपको एक बात बता देता हूं कि कोई यकीन करे ना करे, मैं करता हूं कि ईश्वर भी हमारा साथ दे रहा है। क्योंकि जब नेक नियत होती है ना तो ऊपर वाला साथ देता है। यहां पे वो लोग हैं, वो लोग पैसा कमा रहे हैं जो आज से 6 महीने 8 महीने 10 महीने या 12 महीने पहले या 2 साल पहले या 1 साल पहले जो मार्केट में ना 5-5 10-10 हजार रुपए के लिए जूझा करते थे और आज यहां पे वो 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। ये भी नेक नियत ऊपर वाले की दोस्तों, ये नेक नियत का नतीजा है। तो 2 चीजें हमारे पास हैं। और ये नेटवर्क इंडस्ट्री क्या है दोस्तों, ये आपके पास आ गई है। वो कहते हैं ना दोस्तों, अब सवाल का जवाब साहब कि लोग इसको गलत ठहराते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। मैं ये कहता हूं दोस्तों, दुनिया के अंदर ना ये 5 उंगली हैं, बराबर हैं? नहीं, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये छोटी है, बड़ी है, मतलब 5 उंगलियां बराबर नहीं है। लेकिन बावजूद इसके ये बराबर नहीं है, इन 5 को मिला के ही मुट्ठी बनती है। ये 5 को बना के मुट्ठी बनती है। कमियां और पेशियां सब में होती हैं साहब। हर परिवार में, कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसमें वो कहे कि बिल्कुल मेरा परिवार बिल्कुल परफेक्ट है और यहां कमी पेशी नहीं है। कौन सा ऐसा परिवार है, कौन सा ऐसा मुल्क, कौन सा देश, परफेक्ट कोई नहीं होता दोस्तों, परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो दोस्तों आज भी हम यहां पे इकट्ठा हुए हैं तो हम परफेक्शन की तरफ कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप को कैसे परफेक्ट बनाएं, कैसे अपने अंदर सुधार लाएं। क्योंकि चीज तो हमें मिल गई है बहुत अच्छी। अब नेटवर्क इंडस्ट्री की बात बताता हूं मैं कि नेटवर्क इंडस्ट्री में ना लोगों के दोस्तों सपने ना यहीं पे पूरे होते हैं, बाहर की दुनिया में नहीं होते हैं। ये हकीकत है, फैक्ट है। ये एक जादू का चिराग है। जादू के चिराग के बारे में जानते हैं दोस्तों? क्या है जादू का चिराग? होता क्या है? बस हमने सुना है कहानियों में
और दादा दादी से और मम्मी पापा से और भाई बहनों से ये चीज सुना हुआ है कि जादू का चिराग कुछ होता है। क्या होता है जादू का चिराग साहब? जो चीज सुना हुआ है वही डिस्कस कर लेते हैं। मतलब जादू का चिराग जो मैंने सुना है साहब, आप इसीलिए मैं कह रहा हूं साहब कि आप मुझसे ना अपनी आवाज और अपना जहन मिला के चलें। वो कहते हैं ना कि अपनी मोहब्बत का बस यूं मुझे सिला देना, बस अपनी आवाज मेरी आवाज से मिला देना। तो मेरी आवाज से ना आपकी आवाज मिलती रहेगी, सोच मिलती रहेगी, तो कोई ना सिस्टम, कोई ना कोई हम ना चीजें निकाल देंगे बाहर, समाधान निकाल देंगे जो दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं। अब बात करते हैं साहब इस चीज की कि जादू का चिराग। जादू का चिराग जहां तक मैं जानता हूं, मैंने सुना है एक चिराग होता है जिसको जलाते हैं और पुराना सा होता है, वो उसको ऐसे पकड़ते हैं अलादीन का चिराग, और उसको अगर आप हाथ लगाओ तो उसमें से क्या निकलता है? जिन प्रकट होता है। क्या हुक्म है मेरे आका, बताओ क्या करना है। सोचो अगर किसी के हाथ में ये लग जाए, किसी के भी हाथ में, यहां पे जो कोई भी बैठा हुआ है, आप मजा आ जाएगा नहीं आ जाएगा? क्या होगा बुरे? ये दो है या नहीं है? जिनकी ना प्रवृत्ति अलग अलग है, जिसकी नीयत खराब होती है, एक की नीयत ठीक होती है। अब मान के चलते हैं किसी तिगड़मबाज के हाथ में आ जाइए और वो खोले और जैसे उसके सामने है, क्या हुक्म है मेरे आका, वो अब वहां पे प्रेम चोपड़ा ने किया है उसे मतलब उस शख्सियत की, मैं नाम का नाम नहीं बता रहा, वो कैरेक्टर की बात बता रहा हूं मैं। ऐसे शख्स के हाथ में आ जाए वो घिसे और आ गया जिन बाहर, कहेगा क्या हुक्म है मेरे आका, और वो उसकी प्रवृत्ति बड़ी खराब है, तो वो क्या करेगा? कहेगा भाई साहब सबसे पहले तो ना एक काम कर, मैकडी ले चल मुझे, और वहां पे या मुझे वहां से ना बर्गर लेके आ, वहां से ये लेके आ, वहां से ये लेके आ, और ना वहां पे बैंक में से पैसा लूट ले और वो ना उसको उजाड़ दे, और एक काम कर, नहीं यूं कहेगा अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन से मुझे ना बचपन से नफरत है, एक काम कर ऐश्वर्य को उठा के लिया। ओ भाई साहब, मतलब कुछ भी कह सकते हैं साहब, वो उठा के लिया, इसे उठा के लिया, उसे उठा के लिया। अब देखिए साहब, वो इसका सदुपयोग कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है? दुरुपयोग कर रहा है, ऑब्वियसली वो गलत काम कर रहा है। चीज तो ऊपर वाले ने उसे इतनी अच्छी दे दी, मौका तो इतना अच्छा दे दिया उसे, अब उसका वो सदुपयोग नहीं कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। हम लोग डिस्कशन करते हैं, कुछ निकल के आता रहेगा बाहर। ये चीज है, मतलब नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो जादू का चिराग है, लेकिन अगर हम उसे इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे तो सही होगा, गलत तरीके से करेंगे गलत होगा। अब ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही कहां पे हुआ है? इंडिया में हुआ है, हिंदुस्तान में। परफेक्ट मार्केटिंग सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। ऐसा हिंदुस्तान में हुआ है पिछले 10, 12, 15 सालों के दौरान। इस इंडस्ट्री को जो लोग जानते थे, जिनकी नियत थी कि सही तरह से ये लोगों तक पैगाम पहुंचे, उन्होंने पहुंचाने की कोशिश करी और पहुंचा रहे हैं। लेकिन कुछ तिगड़मबाज लोगों के हाथ में भी आ गई ये चीज। अब उनका मकसद क्या था? उनका मकसद यह था कि ना चीजों को बिगाड़ना मकसद। हम लोगों का पैसा इकट्ठा करेंगे, लोगों से सिस्टम बताएंगे नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में, पैसा इकट्ठा करेंगे, अपनी जेबें भरेंगे, 2 साल 3 साल 4 साल बाद कर लो क्या करोगे। तो ये उन लोगों के हाथ में लग गया। और सच्ची बताऊं, वो लोग भी गलत नहीं है, वो लोग भी गलत नहीं है। गलत पता है कौन है? हम जो आम लोग हैं ना, हम खुद गलत हैं। अगर कोई शख्स हमसे यूं कहता है ना कि 10 रुपए आप तो 2 रुपए लगा, और तुझे ना मैं या 1000 रुपए लगा, मैं तुझे हर महीने 1000 रुपए गारंटी के साथ दे दूंगा बिना कुछ करे, तो एक दिल में पूछता है और फिर तो मैं 1000 क्यों लगाऊंगा, 10,000 लगाऊंगा, ताकि 10,000 लगा के मुझे 5,000 हर महीने मिलते रहेंगे, कुछ करना तो पड़ेगा नहीं। अब ये कहां का नियम है साहब? सच दिल पे हाथ रख के बताना कि दुनिया में कोई चीज फ्री में मिलती है? और अगर मिलती है तो घपला है, अगर मिलती है तो क्या है? घपला है, दिक्कत है। लेकिन लालची हम लोग होते हैं, लोग होते हैं जनता के, यार क्या करूं लगाए देता है। और फिर धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4, 8, 16 पता नहीं कितने हजारों लोगों के ना मासूम लोगों के वो पैसे लग जाते हैं जाने अनजाने में। लालची हम ही है साहब। कंपनी अभी भी गलत नहीं है कि ऊपर वाले ने हमें जहन दिया हुआ है, ऊपर वाले ने हमें जहन दिया है कि समझो हम लोग हैं क्या, हमें सही और गलत की परख होनी चाहिए। अगर हम एक बात बताइए, अगर सामने गड्ढा है और उसमें कीचड़ गिरी हुई है और आप सीधे चलते हुए चले जा रहे हो और आप आसमान पे देखते हुए चले जा रहे हो, ऊपर वाले ने कहा है जहन के नीचे भी देख के चल लो, तो क्या होगा दोस्तों? अगर चलते चलते क्या होगा? उस गड्ढे में हम गिरेंगे। तो कमी हम हमारे अंदर है।
कैन वी मूव? एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, एक आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा साहब. आप लाइट ऑफ करा देंगे यहां से? लेकिन मैं भाषण नहीं दे सकता. भाषण तो बहुत होते रहते हैं. देश के नेता और लीडर तो बोलते ही रहते हैं. कान पक गए सुनते सुनते. कभी कभी तो सोचता हूं कि इनके मुंह से शब्दों की जगह अगर गेहूं और चावल निकलता तो कितना अनाज होता. कभी कोई भूखा नहीं रहता. अरे राम भाव, कैसा रहो? तुम्हारा जाने का कहा? अच्छा और सब कुशल मंगल तो है ना? हम सारे लोगों से कहा था कि ये भाषण में ससुर का रखा है, भाषण में कुछ रखा हुआ नहीं है. हाँ नहीं भैया, मैं भाषण नहीं दे सकता हूं इसलिए कि ना तो मैं लीडर हूं ना नेता हूं. तो फिर तुम कौन हो? मैं वही हूं जो तुम हो. या तुम या फिर तुम एक आम इंसान. हम आम इंसान, मामूली इंसान हैं, मगर हम मामूली इंसान नहीं हैं. हम मामूली नहीं हैं. हर सवेरे अपने रोजगार के लिए सड़कों पर पैदल और अनगिनत साइकिलों पर निकलने वाला, ये बसों में खड़े रहकर सफर करने वाला, ये राशन और केरोसिन की लाइनों में रेंगने वाला, ये फुटपाथों, बाजारों, दफ्तरों में कौड़ियों की बोल अपनी मेहनत बेचने वाला इंसान मामूली नहीं है भाई. ये छोटा नहीं है. इसलिए कि इसी के पसीने से तो दुनिया का हर कारखाना चलता है. इसी के पसीने से दुनिया का हर खेत खींचा जाता है. इसी के हाथ ईंट पेंट रखकर मकान बना. यही हाथ मिलों में नया कपड़ा बुनते हैं और घाटों में पुराना कपड़ा हो जाता है. इस दुनिया की हर रोटी, हर कपड़े, हर मकान के पीछे हम इंसान. यही इंसान इस जमीन का वारिस है, इस धरती का पहला बेटा. मगर ये दुनिया बड़ी निराली है. वही इंसान जो दुनिया को सब कुछ देता है, उसी यहां जो मुसीबत आती है सबसे पहले इसी पे आती है. महंगाई बढ़े तो सबसे पहले इसका चूल्हा ठंडा, सूखा हो. और तो और दंगे फसाद में भी आम आदमी ही मरता है, बाकी तो किसी का कुछ होता नहीं है. और हम भी बड़े अजीब चीज कुछ समझते